हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तान्या ने देखा कि उसके पीछे सविता खड़ी थी। उसे देखकर उसकी एक जोरदार चीख निकल गई और फिर वो बेहोश हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब तान्या को होश आया तो उसने देखा सुभद्रा जी और राजीव उसके पास ही बैठे थे। क्या हुआ तान्या, तुम बेहोश कैसे हो गई? और ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारी चीख ही निकल गई? राजीव ने तान्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो सविता यहीं हमारे घर में ही खड़ी थी, तान्या ने हकलाते हुए कहा। तान्या, सविता मर चुकी है, तुम्हारा वहम है ये सब उस बुढ़िया की बातों को ज्यादा ध्यान में देने की वजह से हुआ है। तुम थोड़ा आराम करो, राजीव ने थोड़ा झंझलाते हुए कहा। चलो बेटा, इसे यहाँ सोने दो, हम नीचे चलते हैं, सुभद्रा जी ने कहा और दोनों रूम से निकलकर बाहर आ गए। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सुभद्रा जी ने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। देखो माँ, अगर सविता और भूत प्रेत के अलावा कोई और बात है तो ही मुझसे करना। अब मैं इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करता, राजीव ने गुस्से में कहा। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। और सुभद्रा जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ये सब उस बुढ़िया की वजह से हो रहा है, उसी ने इन लोगों के दिमाग में भूत प्रेत का कीड़ा डाल दिया है, राजीव ने मन ही मन में सोचा। उधर डॉक्टर आहूजा अपनी लैब में सविता की बॉडी का एक्सरे चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। उन्होंने तुरंत ही मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। डॉक्टर एक बार फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर से उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने फिर से पलट कर देखा, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं था। आहूजा जी ने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगे। तभी उनके पीछे गर्दन पे किसी की सांसों को उन्होंने महसूस किया, जैसे कोई उनके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। वो बेहद बुरी तरीके से डर गए और मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। लगता है मुझे घर जाना चाहिए, डॉक्टर आहूजा मन ही मन बुदबुदाए। वो जैसे ही लाइट ऑफ करने वाले थे कि तभी अचानक से उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आई। फिर से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनके इस बार थोड़ा सा डर लगा। उन्होंने देखा कि सविता की बॉडी के स्ट्रेचर के पास चाकू गिरा हुआ था। वो ये देखकर वो सहम चुके थे। धीमे कदमों से वो आगे बढ़े और उन्होंने चाकू उठाया और वापस ऊपर रख दिया। फिर जैसे ही उनकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी तो वो घबरा के पीछे गिर पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि मानो इससे बुरा और वो क्या ही देख सकते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से डर गए कि उन्हें खड़े होने में भी थोड़ा समय लग गया। और फिर जैसे तैसे हिम्मत करके जब वो खड़े हुए और स्ट्रेचर की तरफ देखा तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया, क्योंकि स्ट्रेचर पर सविता की जगह उनकी खुद की लाश पड़ी हुई थी, जिसके गले पे रस्सी के निशान थे। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस लाश की आंखें खुल गई। डॉक्टर आहूजा गिरते संभलते लैब से बाहर भागे और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़े। तान्या और राजीव इधर चैन की नींद सो रहे थे कि तभी तान्या ने एक आवाज सुनी। तान्या, तान्या। जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने देखा उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है, जिसके सारे बाल आगे की ओर हैं। तान्या बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ना तो वो अपने शरीर को हिला पा रही थी, मानो उसका शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। वो औरत लगातार उसका नाम पुकारे जा रही थी। तान्या ना तो हिल पा रही थी और ना ही डर के मारे अपनी आंखें बंद कर पा रही थी। उस औरत ने तान्या का गला एक बार जोर से दबाया। तान्या को दर्द होने लगा। वो दर्द से तड़पने लगी कि अचानक से उसकी आंखें खुली। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और कांप रहा था। हे भगवान, कितना भयानक सपना था। तान्या मन ही मन सोचकर बेड से उठी और वॉशरूम में मुंह धोने के लिए गई। उसने अपना मुंह धोया और जैसे ही खुद को आईने में देखा तो वो फिर से डर गई, क्योंकि उसके गले पे किसी की उंगलियों के निशान थे। वो वॉशरूम से बाहर निकली
ये सोच के कि अब राजीव को जगाऊंगी, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि वो तो किसी और ही रूम में थी। उसने जब थोड़ा ध्यान से आसपास की चीजों का मुआयना किया तो पता चला कि ये उसी का कमरा है, लेकिन उस कमरे का हुलिया पूरी तरीके से बदला हुआ था। वो अभी सोच में पड़ी ही हुई थी कि ये सब क्या हो रहा है कि तभी उस कमरे में एक औरत आई। ये मेरे घर को क्या हो गया है और आप कौन हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? तान्या ने चिल्लाते हुए उस औरत से पूछा, लेकिन उस औरत को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो तो ना ही तान्या को देख रही है और ना ही उसकी आवाज सुन पा रही है। उस औरत ने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगी। कॉल की आवाज तान्या के कान में गूंज ही रही थी कि अचानक से एक आदमी उस कमरे में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक लोहे का पाइप था। उसने उस पाइप को जोर से उस औरत के सिर पर मार दिया। वो औरत बहुत जोर से चिल्लाई और फिर नीचे गिर पड़ी और वो आदमी बाहर भाग गया। ये देखकर तान्या की भी जोरदार चीख निकल गई। वो उस औरत के पास डरते डरते पहुंची, लेकिन उसने देखा कि उसमें अभी भी जान बाकी थी। तान्या उस औरत को अपने गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो गई कि उसका हाथ उस औरत के आर पार हो गया। तान्या घबरा के पीछे को हटी और वो आदमी इतने में वापस आ गया। उसे देखकर तान्या धीरे से कमरे के कोने में जाकर बैठ गई, लेकिन वो आदमी भी शायद तान्या को नहीं देख पा रहा था। वो औरत बड़बड़ा रही थी, ये घर मेरा है, तुम इस पे कब्जा नहीं कर पाओगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर इस घर में मैं नहीं रह सकती तो कोई भी नहीं रह सकता। वो आदमी उस औरत को पैरों से घसीटते हुए उस पीपल के पेड़ के पास ले गया, लेकिन वहां पर 4 लोग तो पहले से ही मौजूद थे, जहां पे रस्सी बंधी हुई थी। उस औरत के गले में रस्सी लगाई और रस्सी का दूसरा छोड़ दूसरी तरफ से खींचने लगे। थोड़ी ही देर में उस औरत की लाश उस पीपल के पेड़ पे झूल रही थी। ये भयानक सा दृश्य देखकर तान्या की हालत पतली हो चुकी थी कि तभी उसके कानों में उसे आवाज सुनाई दी, तान्या, उठो तान्या। राजीव ने तान्या को आवाज लगाई। तान्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा वो तो अपने ही कमरे में थी। वो तुरंत उठकर शीशे के पास गई और खुद का अक्स देखने लगी। उसने देखा उसके हाथ का वो निशान अब वहां पे नहीं था। क्या हुआ तान्या, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? राजीव ने पूछा। तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने जो देखा वो सच था या फिर सिर्फ एक डरावना सपना। इधर इंस्पेक्टर मनोज अपने केबिन में बैठे केस के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से सब इंस्पेक्टर विशाल दौड़कर अंदर आए और थोड़ा जल्दबाजी में बोले, सर जल्दी चलिए, डॉक्टर आहूजा ने पंखे पे लटक कर सुसाइड कर लिया है। वरदा, क्या बोल रहे हो तुम? मनोज चिल्लाते हुए वहां से खड़ा हुआ। अपनी पुलिस टीम के साथ वो फौरन डॉक्टर आहूजा के घर के लिए निकल गया। डॉक्टर आहूजा के घर पहुंचा तो बेडरूम में आहूजा की लाश लटक रही थी। क्या हुआ था यहाँ पे? मनोज ने नौकर से पूछा। सर, आहूजा साहब जब घर आए तो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया था। रात के तकरीबन 9 बजे ही मैं अपने घर चला गया था और जब मैं सुबह आया तो देखा, और नौकर इतना बताकर चुप हो गया। सर यहाँ आइए, कुछ जरूरी बात है। विशाल ने मनोज को बुलाया। क्या हुआ, कुछ सबूत मिला है क्या? सर ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है, विशाल ने थोड़ी गंभीरता से कहा। क्या? तुम्हें कैसे पता कि सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर ही है? सर आपने इस बात को नोटिस नहीं किया, इस पूरे रूम में कोई भी टेबल नहीं है, फिर डॉक्टर आहूजा ने खुद को फांसी कैसे लगाई? विशाल ने कहा। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। अभी दूसरे फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर लाश का पंचनामा करवा दो और उनकी फैमिली को खबर कर दो। तब तक मैं वॉचमैन से पूछताछ करता हूँ। इधर तान्या किचन में खाना बना रही थी कि अचानक से किचन में रखा ओवन अपने आप ही ऑन हो गया। उसने देखा तो डर के थोड़ा सा पीछे हो गई। वो वैसे भी आजकल काफी डरी डरी सी रहने लगी थी। थोड़ी ही देर में ओवन अपने आप ही बंद हो गया और तान्या सिर्फ वहां पे खड़ी हुई देखती रह गई। तान्या ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और उसके बाद अपने रूम में चली गई। वहां उसने रूम में जाके उसने देखा तो सुभद्रा जी बेड पर बैठे बाहर पीपल के पेड़ को देखे जा रही थी। क्या हुआ माँ जी? तान्या ने उनके पास में बैठते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही, बहुत याद आती है उसकी।
बहुत ख्याल रखती थी मेरा वो। पता नहीं किसने उसे मार दिया। सुभद्रा जी ने कहा। हाँ माँ जी, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। और ये कहते हुए तान्या की आंखें भी नम हो गई। एक बात बताऊं माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ तो है जो कि हमारी समझ से बाहर है। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। तान्या इससे पहले आगे कुछ बोलती कि पीछे वाले रूम के दरवाजे से आवाज आई, बेटा दोपहर के 2 बज गए हैं, खाना नहीं बना क्या? तान्या ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका खून मानो वहीं जम गया। उसने देखा कि उसके पीछे सुभद्रा जी खड़ी थी। तान्या डर गई और उसने अपने बगल में देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। वो डर गई और सोचने लगी कि अब तक वो बातें किससे कर रही थी। तान्या सुभद्रा जी से गले लगी और जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ तान्या, तुम रो क्यों रही हो? सुभद्रा जी ने पूछा। माँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहना है। कल से मेरे साथ अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं। तान्या ने रोते हुए अब तक की सारी घटनाएं बता दी। तान्या की बात सुनकर सुभद्रा जी के माथे पे चिंता की लकीर उभर पड़ी। इधर इंस्पेक्टर मनोज और विशाल दोनों फोरेंसिक लैब की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। एक मिनट विशाल, इसे रिप्ले करो फिर से। ये देखो, डॉक्टर आहूजा ने यहाँ पे सविता की लाश के नीचे कुछ देखा और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर खड़े हुए डर के बिल्कुल पीछे हट गए और वहां से भाग गए। चलो लाश के पास चलते हैं, शायद वहां पे कुछ मिले हमें। दोनों ने पूरी लैब चेक कर ली लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर मनोज ने कहा, विशाल, एक हैरानी की बात तुमने नोटिस करी? ये देखो, आज 3 दिन हो चुके हैं सविता को मरे हुए, लेकिन उसकी लाश में ना तो अकड़न आई है और ना ही लाश सड़ना स्टार्ट हुई है। मैं पक्का कह सकता हूं ये केस दूसरे केस जैसा नहीं है। सविता की लाश 20 फीट ऊपर लटकना, आहूजा सर की मौत हो ना हो, ये सब उसी बंगलों से जुड़ा हुआ है। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं। विशाल आगे कुछ बोलता, इससे पहले मनोज ने उसे चुप करवा दिया। एक काम करो, इस आशीर्वाद बंगलों की कुंडली निकालो। पहले कौन रहता था, अब वो कहाँ है, उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाता मुझे भी चैन नहीं मिलेगा, मनोज ने कहा। शाम हो चुकी थी और तान्या किचन में थी कि एक बार फिर से अचानक से ओवन ऑन हो गया। तान्या इस बार फिर से घबरा गई और उसने देखा कि इस बार ओवन के अंदर कुछ घूम रहा था। तान्या ने डरते डरते उस ओवन का दरवाजा खोला और अंदर की चीज देखते के साथ ही एक जोरदार चीख मारी। ओवन के अंदर खून से लथपथ राजीव का कटा हुआ सिर रखा था, गोल गोल घूम रहा था। क्या हुआ? सुभद्रा जी अपने कमरे से बाहर दौड़ के आई। माँ, वो राजीव ओवन में, इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। चलो दिखाओ क्या देखा तुमने। और दोनों किचन में गए। तान्या चौंक गई कि ओवन तो खुला था लेकिन उसके अंदर राजीव का सर नहीं था। तुमने क्या देखा था वो बताओ मुझे, सुभद्रा जी ने पूछा। तान्या ने रोते रोते सब बता दिया। उतने में ही राजीव आ गया और दोनों को ऐसी हालत में देख के उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ तान्या, तुम रो क्यों रही हो? तान्या राजीव से लिपटकर रोने लगी। राजीव ने तान्या को हॉल में बिठाया। फिर तान्या ने अब तक की सारी बातें बता दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, राजीव ने कहा। बेटा, इस घर में हो ना हो किसी आत्मा का वास है। अब तुम इस बात पे यकीन करो या फिर नहीं, लेकिन हकीकत यही है, सुभद्रा जी ने बोला। मेरा दिल तो अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कुछ यहाँ पे हो रहा है उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, राजीव ने बोला। और उसके बाद तान्या को चुप कराने लगा। सर, आशीर्वाद बंगलों के बारे में सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, विशाल ने केबिन में आते हुए कहा। सर, सालों से इस बंगलों में मनोहर और उनकी वाइफ अवनी और उनका बेटा चिंटू रहते थे। मनोहर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ सालों बाद अवनी मनोहर के भाई आदित्य को वो बंगला बेचकर चली गई, लेकिन कुछ सालों बाद ही उसकी बेटी और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद आदित्य ने वो घर शुभम को बेच दिया, जो कि अक्सर फॉरेन कंट्री में ही रहता है। साल में 3 या 4 बार ही उसका यहाँ पे आना जाना है। बाद में उसने ये घर राजीव और तान्या को बिकवा दिया। तो ये है इसकी हिस्ट्री, लेकिन इससे कुछ खास साबित नहीं होता। वैसे मेरा शक है राजीव और उसकी फैमिली पर।
बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने इस क्राइम को किया है और भूत वाला एंगल ऐसा दिखाया है कि कोई कमी दिख ही ना रही हो। एक काम करो विशाल, उस बूढ़ी औरत को कल सुबह ले आओ जिसने कहा था कि ये भूत का चक्कर है, इंसान का नहीं। रात के तकरीबन 3 बजे सुभद्रा जी को सीने में भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उनके ऊपर काली बिल्ली बैठी थी जो कि उन्हीं को घूरे जा रही थी। सुभद्रा जी ने जैसे ही उसे हटाने की कोशिश की, उस बिल्ली ने सुभद्रा जी पर अपने हाथों से वार कर दिया। बिल्ली के बड़े नाखून के वार की वजह से खून निकलने लगा। सुभद्रा जी चिल्लाने लगी। तान्या और राजीव दौड़कर नीचे पहुंचे, लेकिन तब तक बिल्ली जा चुकी थी और सुभद्रा जी दर्द से तड़प रही थी। क्या हुआ माँ, ये क्या हुआ चेहरे पे? वो काली बिल्ली, उसने मुझे मारा। माँ जी का बहुत खून निकल रहा है राजीव, तुम जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। तान्या ने कहा। तुम भी साथ आ जाओ तान्या, तुम्हारा रात को यहाँ अकेला रुकना ठीक नहीं है। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद तीनों ही तकरीबन सुबह 5 बजे के आसपास घर वापस आए, लेकिन घर पे उन्होंने जो देखा वो देखकर वे हैरान रह गए। राजीव ने फौरन इंस्पेक्टर मनोज को कॉल किया। सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ आशीर्वाद बंगलो से। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम डरे हुए से क्यों लग रहे हो? मनोज ने पूछा। सर आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए प्लीज, राजीव ने कहा। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताओ। सर यहाँ पीपल के पेड़ पे किसी आदमी की लाश लटक रही है, राजीव ने इस बार एक सांस में ही बोल दिया। क्या कह रहे हो? मनोज ने भी चिल्लाते हुए कहा। इंस्पेक्टर के भी ये बात सुन के होश उड़ चुके थे। थोड़ी ही देर में पुलिस का काफिला राजीव के घर पे पहुंच गया। इंस्पेक्टर मनोज ने देखा तो लाश को बिल्कुल वैसे ही लटकाया गया था जैसे कि सविता की लाश को लटकाया गया था। लाश को नीचे उतारा गया। लाश को चेक करो जरा, कोई आइडेंटिटी मिलती है क्या? मनोज ने विशाल से कहा। अरे सर ये तो आदित्य है, विशाल ने कहा। लेकिन ये आदित्य है, ये कैसे पता चलेगा? मनोज ने बोला। सर ये वही आदित्य है क्योंकि इस ड्राइविंग लाइसेंस पर इसी घर का एड्रेस है, विशाल ने कहा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतनी सुबह सुबह ये यहाँ पर करने क्या आया था? मनोज ने पूछा। सर आप इसे जानते हो? राजीव ने मनोज से कहा। हाँ राजीव, ये घर सबसे पहले इनके भाई का था, फिर इसने ये खरीद लिया। वैसे आप लोग इतनी सुबह कहाँ गए थे? मनोज ने पूछा। राजीव ने सारी बातें बता दी। लाश का पंचनामा करके एक बार फिर से उसे भेज दिया गया। सर मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ तान्या, कौन सी बात? आप सब हॉल में आइए, मैं बताती हूँ। सब हॉल में इकट्ठा हो गए। तान्या ने सारी बात बता दी कि कैसे उसने सपने में किसी औरत का खून होते हुए देखा और उसे पेड़ पे लटका दिया गया। क्या तान्या जी सपने की बात सच मान रही हैं? आपने सविता की लाश को लटकते देखा, इसीलिए आपको सपने में भी ऐसा ही दिखाई दिया। उस बूढ़ी औरत ने आप लोगों के दिमाग में भूत की बात को बिठा दिया है, इसीलिए आपको इतने वहम हो रहे हैं, मनोज ने कहा। एक काम करो विशाल, उस बूढ़ी औरत को ही ले आओ। विशाल उस बूढ़ी औरत को लेके आया। क्या हुआ, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? यहाँ दूसरा खून हो गया है। एक बात बताइए, आप तो बगल में ही रहती हैं, इतना सब हो गया, आप कहाँ थी? सर ये सो रही थी, विशाल ने कहा। हाँ सर, मैं नींद की गोली खा के सोती हूँ तो इसीलिए आंख भी देर से ही खुलती है। आपका नाम? मेरा नाम कामिनी है। लेकिन सर खून किसका हुआ है? कामिनी ने पूछा। आदित्य का। आप जानती हैं उन्हें? पहले वो इसी बंगले में रहता था। हाँ सर जानती हूँ, बहुत ही घटिया इंसान था। उसने धोखे से इस घर को हासिल किया था। अवनी मुझसे सारी बातें बताती थी, बेटी जैसी थी वो मेरे लिए। उसने बताया था कि आदित्य इस घर को हथियाने की फिराक में है, कामिनी ने कहा। अभी कहाँ पर है वो अवनी? विशाल ने पूछा। सर इस आदित्य ने उनको कहीं गायब कर दिया, उसको और उसके बच्चों को। जब मैंने आदित्य से पूछा तो उसने बताया कि अवनी ये घर उसके नाम पे करके पुणे चली गई है। तब से लेकर आज तक मैंने उसे नहीं देखा और ना ही उसका कभी फोन आया। सर आदित्य ने ही उसको मार दिया है और पेड़ पे लटका दिया, वैसे ही जैसे सविता की लाश लटकी मिली थी। कामिनी आगे कुछ बोले उससे पहले ही मनोज ने टोका। अभी आपने कहा कि आदित्य ने कहा कि वो घर बेचकर चली गई, अब आप कह रही हैं कि उसने उसको मार दिया। सर अवनी के जाने के बाद मुझे 1-2 बार एक जैसा ही सपना आया। मैंने देखा कि आदित्य ने उसको पीछे सिर पे मारा और फिर उसके बाद उसे पेड़ पे लटका दिया। बाद में चिंटू को भी गला दबा के मार दिया। क्या? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको जो बताया वो सब मैंने खुद देखा था अपने सपने में। मुझे भी ऐसा ही सपना आया था सर,
ये सब अवनी की आत्मा कर रही है और वो अपना बदला लेकर रहेगी। तान्या ने कहा, अब तो पक्का है ये उसी का किया हुआ है। आदित्य की बीवी को और उसकी बेटी को उस घर में किसी का भास होता था। उन लोगों ने भी सुसाइड करी थी। बचा आदित्य, वो भी आज मारा गया। सर, इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, ये किसी इंसान का किया हुआ है ही नहीं। कामिनी ने कहा, देखिए, हम इन सपनों और भूत प्रेत को नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि आप सभी लोग मिले हुए हो और पुलिस को गुमराह कर रहे हो, और अगर ऐसा कुछ सही में है तो आप सभी को मैं जेल में डाल दूंगा। देखिए सर, मैं भी आपकी तरह भूत प्रेत में नहीं मानता, पर दोनों लोगों को एक जैसा सपना आना और ऐसा सब होना, इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। राजीव ने कहा, ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, जरूरत पड़ी तो वापस आएंगे। मनोज ने खड़े होते हुए कहा। विशाल, अपना एक आदमी को इन सब पर नजर रखने के लिए लगा दो। मनोज ने विशाल को जीप में बैठते हुए कहा। रात के तकरीबन 2 बजे कुछ आवाज की वजह से राजीव की आंख खुल गई। आंख खोलते के साथ ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। पंखे पर सुभद्रा जी की लाश लटकी हुई थी और पंखा गोल गोल घूमे जा रहा था। पैर ऊपर और सर नीचे की ओर झूला झूल रहा था। ये इतना भयानक दृश्य था कि राजीव की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके मुंह से उनकी जीभ बाहर को लटक रही थी और उन्हीं को घूरे जा रही थी। उस राजीव की चीख सुनकर तान्या भी जाग गई और ये नजारा देखकर उसकी भी डर के मारे चीख निकल गई। वो दोनों बेड पर से उठकर बाहर की ओर भागे ही थे, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। इतने में ही जैसे उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुभद्रा जी अब ठीक उनके सामने खड़ी थी। खुले बाल, सफेद आंखें, सिर में से निकलता हुआ खून। ये सब देखकर दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाहर खड़े हवलदार ने मनोज को कॉल किया। सर, जल्दी घर आइए, घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर में मनोज और विशाल आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। एक बार फिर राजीव और तान्या की चीख सुनाई दी। सुभद्रा जी तान्या पर झपट पड़ी और तान्या का गला दबा रही थी और कह रही थी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ये घर सिर्फ मेरा ही है। राजीव छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर सुभद्रा जी ने राजीव को एक हाथ की ताकत से ही दूसरी तरफ फेंक दिया। मनोज और विशाल ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और दरवाजा टूटने की आवाज के साथ ही सुभद्रा जी रुक गई और मौके का फायदा उठाकर तान्या ने सुभद्रा जी को धक्का दे दिया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खुल भी गया। दोनों नीचे दौड़कर हॉल में चले गए। क्या हुआ राजीव, तुम लोग चीख क्यों रहे थे? मनोज ने पूछा। सर वो माँ, राजीव ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज कुछ बोलता कि सुभद्रा जी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगी। देखकर मनोज और विशाल भी चौंक गए, क्योंकि सुभद्रा जी उल्टे पैर सीढ़ियां उतर रही थी। देखिए सुभद्रा जी, आप हमें ये सब करके डरा नहीं सकती, विशाल ने कहा। सुभद्रा जी अभी भी पीठ करके खड़ी हुई थी। फिर अचानक से उनका सर पीछे घूम गया और ये देखकर सबकी हालत खराब हो गई। सुभद्रा जी जोर जोर से हंसे जा रही थी और उनकी आंखें ठीक विशाल पर टिकी हुई थी। पीछे खड़ा हवलदार तो ये सब देख के ही बेहोश हो गया। सब बाहर की ओर भागना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर अचानक से एक छोटा बच्चा आ गया जिसने सबको डरा दिया। डराने की बात यह थी क्योंकि उस बच्चे के पूरे शरीर से एक अजीब सी ही रोशनी चमक रही थी। तुम दोनों हो कौन? विशाल ने लड़खड़ाती हुई आवाज से पूछा। वही जिसको तुम सुबह से ढूंढ रहे हो, कॉल डिटेल्स निकालकर, सुभद्रा जी ने हंसते हुए कहा। अवनी? मनोज बोला। हाँ, सही पहचाना, सबको मार दूंगी जैसे तुम्हारे उस डॉक्टर को मारा। अवनी ने कहा। लेकिन क्यों? डॉक्टर आहूजा को क्यों मारा? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो आदित्य का दोस्त था जिन चारों ने मिलकर मुझे पेड़ पे लटकाया था। उसमें से एक आपका डॉक्टर भी था। जब उसने सविता की लाश को देखा वो तभी डर गया था और आप सबके सामने ऐसा दिखावा कर रहा था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसने जब ये बात आदित्य को बताई तो वो भी डर गया कि कहीं पुलिस पूछताछ करते करते उसके पास तक ना पहुंच जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आपको ये बता दिया कि सविता के सीने में दिल नहीं है, जिससे आपको ये लगे कि ये काम कोई भूत प्रेत का है और आप ये केस बंद कर दो। उन चारों में से एक डॉक्टर आहूजा ही थे, पर जब उसे ये पता चला कि डॉक्टर आहूजा की मौत हो गई है तो चुपके से यहाँ आया और पीपल के पेड़ के पास, जहाँ मुझे और मेरे बेटे को गाड़ा गया था, मेरे कंकाल को जलाने, लेकिन मैंने उसे ही मार दिया।
अब तुम सबकी बारी है। वो दोनों ही वहां खड़े सभी लोगों की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि तभी अचानक से पीछे से आवाज आई, रुक जाओ बेटा, जाने दो इन्हें। सबने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कामिनी जी खड़ी हुई थी। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम तो मुझे अपनी माँ समझती हो ना, तो उसी रिश्ते के वास्ते बेटा इन लोगों को जाने दो। ये सभी लोग निर्दोष हैं। तुम्हारा बदला तो पूरा हो चुका है ना। आदित्य मारा गया और तुम्हारे कातिल भी। अब तुम भी चली जाओ अपने बच्चे को लेकर। कामिनी जी ने इस बार रोते रोते कहा, नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी भी वो तीनों जिंदा हैं जिसने आदित्य की मदद की थी मुझे मारने में। अवनी ने चिल्लाते हुए कहा, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे अवनी। कौन थे वो? तुम सिर्फ नाम बताओ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। मनोज ने कहा। मनोज की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा शांत हो गई और तीनों आदमियों का नाम बताया और बोली, जब तक मेरा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही हमारा कंकाल है, उसका अग्निदाह कर दीजिए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही सुभद्रा जी के अंदर से अवनी की आत्मा बाहर निकल गई, लेकिन सुभद्रा जी अब मर चुकी थीं। राजीव और तान्या का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुभद्रा जी उन्हें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। पुलिस ने उस जगह को खोदा तो वाकई में उस जगह से कंकाल निकले। उन कंकालों का और सुभद्रा जी का राजीव ने अग्निदाह कर दिया। थोड़े ही दिनों में पुलिस ने उन तीनों आदमियों को भी पकड़ लिया और इस बार पूरे सबूत के साथ। इस घटना को तकरीबन 2 महीने बीत गए। चलो तान्या, टेम्पो आ गया है, राजीव ने कहा। राजीव ने दरअसल वो घर बेच दिया था। इस घर ने उससे उसकी माँ को छीन लिया था। घर को लॉक करके राजीव ने मुड़कर उस घर की ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। दरअसल आशीर्वाद बंगलो उनकी जिंदगी में श्राप बनकर आया था, लेकिन अंत में तसल्ली सिर्फ इस बात की थी कि आखिरकार उन 2 अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिल ही गई और अब इस घर में किसी भी निर्दोष की जान नहीं जाएगी।